साथियों, आज महत्वपूर्ण विषय है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो हमारे देश में प्रवृत्त हुआ। जनवरी के प्रथम दिवस 1909 को प्रवृत्त हुआ। ये केंद्रीय एक्ट है। ये एक्ट इतना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जो भी आदमी संपत्ति लेता है उसका रजिस्ट्री कराता है। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा, रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं या रजिस्ट्री का काम करते हैं, दस्तावेज लेखक होते हैं या वकील होते हैं। दस्तावेज लेखकों को इतना जानकारी तो नहीं होता, लेकिन एक अधिवक्ता को अच्छे से जानकारी होता है कि किस एक्ट के तहत रजिस्ट्री किया जाता है। मित्रों, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, क्योंकि कोई भी एक्ट कोई छोटा मोटा नहीं होता, बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो हमारा जो एक्ट 1908 में बना, रजिस्ट्रीकरण एक्ट जो है, जिसे अंग्रेजी में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कहते हैं। लेकिन हमारा जो प्रदेश है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारा प्रदेश 2000 में बना, पुनर्गठन हुआ। उसके पहले मध्य प्रदेश राज्य था जो 1956 में गठन हुआ। तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी अपना नियमों में समय समय पर संशोधन करती है। और वर्तमान में जो चल रहा है, वर्ष 2000 से जब हमारा नया राज्य बना छत्तीसगढ़ में, उसी के अनुसार से हमारे रजिस्ट्री का कार्य होता है। मित्रों, संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ, किसी भी राज्य में एक महानिरीक्षक होता है। उसके अधीनस्थ समस्त पंजीयन कार्यालय रहता है, पंजीयक कार्यालय रहता है, जिसमें जिला पंजीयक या तहसील में बैठते हैं, उसको उप पंजीयक कहते हैं, जो रजिस्ट्री का कार्य संपादित करते हैं। तो ये रहा। यदि आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन सी दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण किया जाता है। सबसे पहले 100 रुपया से अधिक मूल्य की कोई संपत्ति को अगर खरीदा जाता है तो उसका पंजीयन कराना, रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होता है। इसी के साथ में पट्टे का भी पंजीयन होता है, वसीयतनामे का पंजीयन होता है, दान पत्र का पंजीयन होता है, मुख्तियारनामा का पंजीयन होता है, और विभिन्न दस्तावेज है जो संपत्ति के अंतरण के संबंध में जो कार्यवाही होती है, उनके संबंध में ये जो कार्य जो होता है रजिस्ट्रीकरण एक्ट के अंतर्गत होता है। तो मित्रों, सबसे पहले आपको अचल संपत्ति जो होती है उसी की रजिस्ट्री होती है। तो इस संबंध में आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्रेता और विक्रेता के संबंध में जितनी डिटेल जानकारी दी गई है और संपत्ति के संबंध में जो भी परिभाषा दी गई है वो सब लागू होता है। उससे बंधक क्या है और बंधक से संबंधित सारी प्रक्रिया बताई गई है। तो एक अच्छे वकील को अगर रजिस्ट्रेशन के संबंध में, रजिस्ट्री के संबंध में जानकारी करना है तो उसे संपत्ति अंतरण अधिनियम के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ संविदा अधिनियम का भी जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी संपत्ति को हम खरीदते हैं तो पहले खरीदने के पहले एग्रीमेंट होता है, और जो एग्रीमेंट होता है, करार होता है, जिसे हम संविदा कहते हैं, उस कानून के बारे में भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। तो ये रहा आपके रजिस्ट्री के संबंध में जानकारी। और भी डिटेल्स में नहीं बता सकता, क्योंकि लंबा चौड़ा कोई भी प्रक्रिया होता है। तो जैसे हर जिले में मैंने बताया कि प्रदेश में महानिरीक्षक होता है, उसके बाद जिला में जिला पंजीयक होता है, उप पंजीयक होता है, वो जो पंजीयन का काम करते हैं। साथ ही यहाँ निरीक्षक का भी पद होता है। निरीक्षक जो होता है वो महानिरीक्षक के अंतर्गत होता है, और वो महानिरीक्षक के अंतर्गत होते हुए निरीक्षक काम करता है। तो मित्रों, जो भी रजिस्ट्री होती है या रजिस्ट्री का कार्य होता है, उसमें किस पुस्तक में रखा जाता है, किस प्रकार की प्रक्रिया है, सारे प्रावधान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में दिया गया है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम पढ़ेंगे तो सब मालूम हो जाएगा। अब रहा बात तात्कालिक आपको जानकारी करना है, तो सबसे पहली जिस राज्य में संपत्ति स्थित है तो उसी राज्य में उसका जिले में पंजीयक कार्यालय होता है। और सरकार जो है अंतिम मार्च के बाद में 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से गाइडलाइन जारी करता है। उसमें हर संपत्तियों का वार्ड वाइज, शहरी जमीन, ग्रामीण जमीन, सभी की कीमत तय की जाती है। उसे ही गाइडलाइन कहते हैं, और बाजार भाव वही होता है। मतलब आपको जो भी संपत्ति खरीदते हैं उस
निर्धारित शुल्क से कम का न्याय शुल्क स्टाम्प शुल्क नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सरकार को उतना रेवेन्यू देना ही पड़ेगा जितना उसने गाइडलाइन में निर्धारित किया है। भले आप ज़्यादा में खरीदे या कम में खरीदे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप वीडियो में बने रहिए, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगा। अगर आधा अधूरा सुनेंगे तो आप किसी भी चीज़ को सही से समझ नहीं पाएंगे। तो ये वकील साथियों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि रजिस्ट्री कैसी होती है और रजिस्ट्री में क्या क्या नियम है, प्रावधान है, इसको सभी लोगों को जानने की ज़रूरत है। क्योंकि जीवन में हर आदमी कभी ना कभी संपत्ति खरीदता है और संपत्ति से संबंधित कई विवाद भी हो जाते हैं। तो सही रजिस्ट्री, संपत्ति की सुरक्षा, सही दस्तावेज किस प्रकार से वहाँ पे रखा जाता है, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आपको लगातार इन सब चीज़ों को अध्ययन करनी चाहिए। लेकिन आम जनता तो अध्ययन नहीं कर सकता, इसलिए कभी भी पैसे की कंजूसी करते हुए या पैसा बचाने की नीयत से आप कोई कीमती संपत्ति खरीदते हैं तो ज़रूर आप किसी कहना चाहिए वकील से या कोई भी कानूनी सलाहकार है, जानकार व्यक्ति है, उससे सलाह ज़रूर लेना चाहिए, तभी आपको प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। आज के लिए इतना ही, आगे और भी बताएंगे रजिस्ट्री के बारे में। नमस्कार मित्रों।